सम कॉमन सेल्स बैटरीज, यानी इसमें हम प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स और साथ के साथ फ्यूल सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉमन सेल्स जिसे कि बैटरी भी कहा जाता है। अब सेल्स क्या होती हैं? अब सबसे पहले जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली होती हैं, और ये जो होते हैं ये बेस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते। इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है, अगर हम इसमें लार्ज करंट फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज जो होती है शार्पली ड्रॉप हो जाती है। दूसरा, इसमें जो हमारे कॉम्पैक्टनेस की लैक होती है, यानी कॉम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, अगर हम उसे कमर्शियल सेल्स की तरह, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले इसमें कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, लाइटनेस होनी चाहिए, और जो वोल्टेज है उसकी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वह इन चीज़ों हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब जो है हमारे पास 3 तरह के जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं। बैटरीज क्या होती हैं? जब नंबर ऑफ सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं उसे बैटरीज कहा जाता है। तो 3 तरह के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी सेल्स, नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी सेल्स, थर्ड होते हैं फ्यूल सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होती है और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, हम उसका फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ये होते हैं प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में ड्राई सेल्स और मर्करी सेल्स आते हैं। सबसे पहले होते हैं ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स क्या होंगे? ड्राई सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें एक जो इसके सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको जिंक कंटेनर बोला जाता है, जो कि एक एनोड की तरह वर्क करती है, और उसके अंदर NH4Cl, यानी इसके अंदर, ये तो जिंक के एनोड की तरह वर्क करेगी, इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट होता है। और इसके अलावा इसके अगर और अंदर जाएं तो इसके अंदर एक पोरस पेपर लाइनिंग होती है। ये जो होती है पोरस पेपर लाइनिंग होती है, और इस लाइनिंग के अंदर MnO2 प्लस कार्बन होता है, उसके सराउंड होता है, यानी, और इसके सबसे अंदर होती है ग्रेफाइट की रोड जो कि कैथोड की तरह वर्क करती है। तो ये पोरस पेपर होता है, ये बाहर वाला हमारा एनोड की तरह वर्क करता है, यानी ये कार्डबोर्ड कवर होता है इसके ऊपर, और ये जिंक कोटेड होती है एनोड की तरह। जो बाहर वाली शीट है वो एनोड की तरह वर्क करेगी, जो सबसे अंदर वाली है वो कैथोड की तरह वर्क करेगी। इनके बीच में NH4 और ZnCl2 का पेस्ट होता है, और इसके बीच में MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है। तो ये जो सेल होता है ये प्राइमरी सेल होता है। इसके ऊपर एक मेटल की कैप लगी होती है, उसके ऊपर एक पिच की सील की हुई होती है और एक मेटल की कैप लगी हुई होती है। इसके 2 पोल्स होते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव पोल होता है और नीचे वाला नेगेटिव पोल होता है। ये वही सेल है जो कॉमनली आप अपने घरों में उसमें घड़ियों में डालते हो, वॉचेस में डालते हो, जो वॉल वॉच होती है वही सेल्स होते हैं जो आपने नॉर्मली यूज होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सिलेंडर टाइप का है, टॉप से पिच से सील है। अब जो जिंक है, जिंक का कंटेनर जो कि बाहर है, ये जो बाहर जिंक का कंटेनर होता है कवर होता है कार्डबोर्ड से। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड 2 चीजें हैं, सबसे बाहर वाली एनोड है, सबसे अंदर वाली कैथोड है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? 2 रिएक्शन होती हैं। एनोड पे क्या होता है कि ये जो जिंक होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Zn2 पॉजिटिव आयंस बनाता है। अब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
अब ये जो और इसके अलावा जो MnO2 है, MnO2 इसमें यानी कैथोड पे रिएक्शन होती है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे इसके पास MnO2 होता है इस वाले स्टेट में। तो MnO2 क्या होता है, जो NH4 आयंस होते हैं यानी अमोनिया के आयंस होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयंस भी तो बनते हैं, इनके आयंस के साथ और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके Mn2O3 प्रोड्यूस करता है, साथ में अमोनिया और H2O प्रोड्यूस करता है। NH3 की जो फॉर्म होता है वो लिबरेट होता है एक गैस की तरह, ठीक है, गैस की तरह लिबरेट होता है। बट जब ये बनता है NH3 गैसेस तब ये सडनली कंबाइन होने लग जाता है Zn2 पॉजिटिव आयंस के साथ, और जो इसमें Cl नेगेटिव आयंस होंगे, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं उसके साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देता है। ये जो सेल होते हैं इनकी वोल्टेज रेंज 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट होती है, इनकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। नेक्स्ट होते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल जिसे कि रबन मेलोरी सेल भी कहा जाता है। ये छोटे सेल होते हैं जो कि आपकी रिस्ट वॉचेस में डलते हैं, सबसे छोटे वाले सेल, छोटे छोटे सेल होते हैं रिस्ट वॉचेस में डलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो जिंक कोटेड होती है, एज अ एनोड की तरह ही वर्क करती है। उसके अंदर पेस्ट होता है, इसके साथ ही जिंक के साथ ही यहाँ पे इसके अंदर एक पोरस पेपर लाइनिंग होती है, और इसके अंदर जो पेस्ट होता है HgO और KOH का पेस्ट होता है। नेक्स्ट जिंक की कोटेड जो कि एनोड की तरह वर्क करेगी, और सबसे बाहर है, सबसे अंदर है जो ये कार्बन की रोड जो है ये कैथोड की तरह वर्क करती है। यहाँ पे 2 रिएक्शंस होती हैं कि जो जिंक है जिसमें से जो OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं उनके साथ वर्क करके जिंक ऑक्साइड H2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि HgO है, ठीक है, यहाँ पे जो HgO बना है ये वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मरकरी और 2OH प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती है कि जो जिंक है HgO के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड और मरकरी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। इनके साथ एक बैटरी लगाई जाती है जो कि लेड स्टोरेज बैटरी होती है, आपके घरों में इन्वर्टर के साथ भी लगी हुई होती है, और ये जो है ये स्टोरेज करती है, क्या, चार्ज को स्टोर करती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो बैटरी होती है इसमें जैसे कि जिसमें H2SO4 का सॉल्यूशन होता है, इसमें 6 सेल्स होते हैं। ये 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिसमें 6 सेल होते हैं, यानी 3 एनोड 3 कैथोड, और हर एक सेल 2 वोल्ट का होगा। जब ये 6 सेल्स हैं और ये 12 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी है तो 6 सेल्स के अकॉर्डिंग हर एक सेल 2 वोल्ट का होगा, मतलब तो 2 वोल्ट का होता है। और जो हर एक सेल है उसमें जैसे कि हमारे जो एनोड्स होते हैं ये लेड प्लेट्स होती हैं और लेड ग्रिड्स होती हैं जिसपे स्पॉन्जी लेड होता है, इसके अंदर स्पॉन्जी लेड होता है, ये नेगेटिव प्लेट होती हैं। जबकि दूसरी प्लेट जो होती है ये लेड ग्रिड होती है जिसमें लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड फिल्ड होता है इसके अंदर। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। अब ये बार बार यूज होने वाली बैटरी है तो इसमें 2 प्रोसेस होंगे, या तो ये चार्ज करेगी या ये डिस्चार्ज करेगी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये चार्ज करेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये डिस्चार्ज करेगी। तो जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, डिस्चार्ज के ड्यूरेशन में, क्योंकि हमारे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इस टाइम पे बैटरी जो होगी डिस्चार्ज करेगी वो स्टोरेज जो कि उसने स्टोर कर रखी है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज बैटरी का यूज होगा। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आयंस, यानी कि जो आयंस बने हुए होते हैं, क्योंकि जो स्टोरेज होती है वो आयंस के फॉर्म में होती है, तो 2 है, ये लेड है, ठीक है, ये लेड है, ये क्या होता है नेगेटिव यानी कि एनोड, और ये है लेड ऑक्साइड यानी कि कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। इस टाइम पे जब ये डिस्चार्ज करती है तो आयंस में स्प्लिट हुए होते हैं, यानी H2SO4 सोल्यूशन होता है
तो वो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में स्प्लिट होती है। जब ये आयंस हैं, आयंस जो होते हैं वो H2O में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो क्या रिएक्शन होगी ड्यूरिंग डिस्चार्ज? कि जो लेड है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेड होती है इन SO4 2 नेगेटिव आयंस के साथ मिलती है और PbSO4 प्रोड्यूस करते हैं, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये एनोड पे रिएक्शन होती है, यानी कि इस पे रिएक्शन होती है। अब कैथोड पे एक रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है कि जो PbO2 होती है ये SO4 2 नेगेटिव आयंस के साथ मिलती है प्लस H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव आयंस के साथ भी मिलती है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे इनके साथ मिलकर PbSO4 बनाती है प्लस H2O बनाती है। यानी ओवरऑल रिएक्शन लेड ऑक्साइड के साथ H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस के साथ मिलके PbSO4 और H2O वाटर में उसे कन्वर्ट कर देती है। ये डिस्चार्ज के टाइम पे होता है, यानी आयंस फिर से मिलकर H2O बन जाते हैं, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और PbSO4 बन जाते हैं, बन जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट है कि जब रिचार्ज का टाइम आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है और रिचार्ज का टाइम आता है, अब क्या हुआ, अब जो एनोड है ये एनोड है, अब ये क्या है, अब ये एनोड है और अब एनोड पॉजिटिव की तरह वर्क करने लग जाएगा। ये क्या था, एनोड, अब यहाँ पे एनोड नेगेटिव की तरह वर्क कर रहा था, अब ये वाला एनोड है जो पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से जाएंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे, जबकि कैथोड नेगेटिव की तरह वर्क करेगा। अब ये क्या है, अब ये दोनों PbSO4 है। PbSO4 लेड सल्फेट बन गया था ना, यहाँ से क्या हुआ था, लेड सल्फेट बन गया था जब हमने डिस्चार्ज का प्रोसेस किया था। तो अब ये PbSO4 बन गए हैं। अब ये जो PbSO4 हैं और इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है, PbSO4, दोनों ही PbSO4 की हैं, और इसके अंदर अब ये आयंस मिलके वाटर बन, आयंस में जो रिएक्शन हुई थी वाटर बन गया था यहाँ पे। अब ये जो वाटर है फिर से आयंस में टूटता है, यानी H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस फिर से बन जाते हैं, यानी कि आयंस के फॉर्मेशन में ड्यूरिंग रिचार्ज प्रोसेस होता है। तो रिचार्ज के प्रोसेस में PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर लेड और SO4 2 नेगेटिव आयंस को जनरेट करती है। और एनोड पे क्या होता है, ये अभी एनोड है, देखिए इसमें ये एनोड था, इसमें ये एनोड है पॉजिटिव, इसमें एनोड नेगेटिव था, इसमें एनोड पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेड एसिड ऑपोजिट हो गया। अब इसमें जो लेड सल्फेट है ये H2O के साथ मिलके यहाँ पे फिर से लेड और PbO2 सेपरेट हो जाते हैं, लेड और PbO2 फिर से बन जाते हैं, यानी कि ये क्या होगा कि PbSO4 H2O के साथ मिलके PbO2 SO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव आयन, यानी आयन जनरेट करते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है, रिचार्ज के प्रोसेस में PbSO4 2H2O के साथ मिलके लेड ऑक्साइड और H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। और ये जो हमारी स्टोरेज होती है आयंस की फॉर्म में ही होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये लेड एसिड बैटरी का होता है या लेड स्टोरेज बैटरी का होता है। थर्ड जो हमारे सेल्स होते हैं वो होते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स जिसको कि मून जो अपोलो मून फ्लाइट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जैसे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, इस फॉर्मेशन में। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी इसे कहा जाता है। अगर हमारे पास 11 डेज के लिए फ्यूल चाहिए तो हमें अप्रोक्सीमेट 200 kg फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसे 11 डेज तक चला सकें। अब H2 और O2 का यूज़ किया जाता है इसमें एज अ फ्यूल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके बीच में यहाँ से H2 और O2 पास की जाती है। इसके बीच में ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, जो कि पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल, इसमें सुटेबल कैटलिस्ट है, और ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है जिसमें पोरस कार्बन है और सुटेबल कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे भी क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे यानी यहाँ पे H2 गैस आई। ये जो H2 गैस है ये गैस 4OH नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करती है, 4OH नेगेटिव आयंस के साथ, जिससे कि
वाटर, क्योंकि ये जो है ना, ये जो अंदर सॉल्यूशन है ये KOH और NaOH का सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और इनके जो OH नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ रिएक्ट करके H2O और 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि ऊपर से वाटर को सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि जो स्पेस में जाते हैं वो वाटर साथ नहीं लेके जाते, वाटर वो जनरेट कम इसके इस प्रोसेस से वाटर जनरेट होता है, जिस वाटर का यूज वो पीने के लिए करते हैं। अब कैथोड पे क्या होगा, इस पे यहाँ से O2 आ रही है, ये जो O2 है इस 4H2O और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ मिलकर 4 OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। यानी टोटल रिएक्शन क्या होती है कि H2 और O2 मिलके 2H2O बनाते हैं। यहाँ पे क्या है 2H2O के साथ O2 2H2O के साथ मिलके 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके 4 OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। तो यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इसकी जो एडवांटेज है फ्यूल सेल की वो क्या होती है, इसकी मेन एडवांटेज ये होती है कि जो इसकी सप्लाई होती है कंटिन्यूस सप्लाई करता है, ये डेड नहीं होते, ये कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ये ऑपरेट कर सकते हैं 70 से 140 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0.9 वोल्ट का होता है। 2 रिएक्शंस की थी हमने, H2 जब OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके ये एनोड पे, तो इसका पोटेंशियल 0. पॉजिटिव में 0.40 वोल्ट और दूसरी का था -0.83 वोल्ट। तो जो टोटल पोटेंशियल था इन दोनों का वो था 1.23 वोल्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1.23 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास फ्यूल सेल्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, यानी वैसे 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल इसकी एफिशिएंसी 60 से 70% तक होती है, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो वो पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, जो इनको स्टीम्स में वाटर से स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से टरबाइन को रन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उनकी एफिशिएंसी 40% से थोड़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि फ्यूल सेल्स का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। और थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें फॉसल जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल गैस ऑयल बर्न होते हैं, जिसकी वजह से उनमें पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इसमें डिफिकल्टीज, इसमें जो प्रोजेक्ट होता है इसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। डिफिकल्टीज क्या आती हैं फ्यूल सेल में, सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये है कि इसमें 3 फेस यूज किए जा रहे हैं। 3 फेस कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। 3 फेस कौन कौन से हैं, एक तो गैसेस यानी H2 और O2 जो कि एज अ फ्यूल यूज करेंगे, दूसरा लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में डाला जाता है जो कि लिक्विड होता है, और तीसरा होता है इसमें कैटलिस्ट जो कि इसका इलेक्ट्रोड्स में होती है, एनोड कैथोड में। ये क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह जो होती हैं कैटलिस्ट होती हैं, सॉलिड कैटलिस्ट होती है, तो तीनों फेस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि इसमें कोरोसिवनेस होती है, कोरोसिवनेस इसमें होती है इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं, और इसकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। हाई कॉस्ट कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोड्स में, एनोड में और कैथोड में यूज किए जाते हैं, इनकी कॉस्ट हाई होती है, और जिसकी प्लेटिनियम और सिल्वर ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कैटलिस्ट हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इनको हैंडल करना, इनको हैंडलिंग जो होती है लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये इसकी डिफिकल्टीज आती हैं इस सेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।